हेलो दोस्तों, इस लेक्चर में हम हिंदी व्याकरण का अगला टॉपिक पढ़ेंगे। वह है क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिया होती क्या है। तो जिस शब्द से किसी कार्य का करने या होने का बोध होता है, किसी कार्य के करने का या होने का बोध होता है, उसे हम कहते हैं क्रिया। उस शब्द को हम क्या कहते हैं? क्रिया। तो क्रिया क्या है? किसी भी कार्य का या तो होना पाया जाएगा या करता हुआ पाया जाएगा, उस शब्द को हम बोलेंगे क्रिया। जैसे खाना, पीना, जाना, गाना, ये सब शब्द क्या कहलाएंगे? क्रिया। इससे किसी न किसी कार्य का करना का बोध होगा। ठीक है। तो हिंदी में जो क्रियाएं होती हैं वो लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर अनुसार परिवर्तित होती हैं, बदलती रहती हैं। ठीक है। क्रिया के जो रूप है वो हिंदी में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलते रहते हैं। जैसे राम खाना खाता है, और एक शब्द है सीता खाना खाती है। तो देखिए यहां क्रिया आपका खाना है ना। क्रिया क्या है? खाना। तो खाना राम के लिंग और वचन के अनुसार यहाँ है आपका खाता, जिसका रूप बदल गया, और सीता के लिंग और वचन के अनुसार यहाँ आई खाती। सीता क्या है? स्त्रीलिंग और एक वचन। हमने वचन और लिंग पढ़ लिए हैं, तो आपको कोरिलेट करना है। सीता एक वचन है, तो क्रिया भी क्या आएगी? सीता के अनुसार आएगी। क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन आएगी। तो क्रिया स्त्रीलिंग एक वचन खाना के क्या होता है? खाती। तो इस तरीके से क्रिया के रूपों में रूपांतरण होता है, लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार। अच्छा, क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। मूल रूप को धातु रूप कहते हैं। जैसे धातु रूप की अगर बात करें तो पढ़, ये धातु रूप है। लिख, ये धातु रूप है। तो धातु रूप में ना अगर हम प्रत्यय जोड़ दें तो वो क्रिया बन जाती है, क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे पढ़ के साथ हम पढ़ धातु के साथ ना अगर जोड़ दें तो हो जाएगा पढ़ना। तो क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। क्रिया के धातु रूप में अगर आपने ना जोड़ दिया, क्रिया के धातु रूप में अगर आपने ना प्रत्यय जोड़ दिया तो वो क्या बन जाएगा? क्रिया का सामान्य रूप। जैसे लिख, लिख क्या है आपका? धातु रूप। ना प्रत्यय जोड़ दिया तो हो जाएगा लिखना। क्या हो जाएगा? लिखना। लिखना क्या है? क्रिया का सामान्य रूप। अब ये वाक्य में कभी कर्ता के अनुसार रूप बदलकर प्रयुक्त होंगे, कभी कर्म के अनुसार होंगे, कभी भाव के अनुसार होंगे। वो हम आगे देखेंगे किसके अनुसार बदलते हैं।
तो क्रिया रूप बदलती है, ये भी हमें पता चल गया। ठीक है, किसके अनुसार? वचन, लिंग और पुरुष के अनुसार। पुरुष के अनुसार, इनके अनुसार क्रिया अपने रूप बदलती रहती है। और क्रिया का मूल रूप जो है वो क्या कहलाता है? धातु। तो धातु शब्द में हम ना जोड़ देते हैं प्रत्यय, तो वो बन जाता है क्या? सामान्य रूप क्रिया का। तो क्रिया का मूल रूप है, मूल रूप क्रिया का क्या कहलाता है? धातु रूप। और धातु रूप में अगर हम ना प्रत्यय जोड़ दें तो बन जाता है क्रिया का सामान्य रूप। सामान्य रूप, क्रिया का सामान्य रूप। फिर सामान्य रूप को हम रूप परिवर्तित करके डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में, डिफरेंट डिफरेंट वाक्य में, विभिन्न विभिन्न वाक्यों में प्रयोग करते हैं। इतना समझ गए? चलिए अब क्रिया के भेद, क्रिया के प्रकार। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद पहले कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर, कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है। ये सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, क्रिया को कर्म के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक सकर्मक क्रिया और एक अकर्मक क्रिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया क्या होती है? ऐसी क्रिया जिनमें कर्म हो, जिनमें वाक्य में कर्म हो। वाक्य में जिस क्रिया के साथ, वाक्य में जिस क्रिया के साथ क्या आए? के साथ कर्म आए, तो वो क्या कहलाती है? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, सकर्मक, सा प्लस कर्मक बोले तो कर्म के साथ, सकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे राम पुस्तक पढ़ रहा है, तो पढ़ने के साथ अगर पुस्तक कर्म आया है तो ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। ये क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने लड़के को पीटा। यहां देखिए अध्यापक ने कर्म किया पीटने का, इसके साथ लड़के कर्म है। कर्म क्या होता था? जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, हमने पढ़ा था। तो लड़के यहाँ पर क्या है? कर्म। तो ये आपका पीटा जो क्रिया होगी वो क्या कहलाएगी? सकर्मक क्रिया। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया क्या है? वाक्य में क्रिया के साथ कर्म ना आए, कर्म ना आए, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। ऐसे वाक्यों को बोलते हैं अकर्मक क्रिया। जैसे श्याम सोता है, तो यहां कोई कर्म नहीं है, तो सोना क्या हो जाएगा? अकर्मक क्रिया। पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यहां भी कोई कर्म नहीं है, तो ये हो जाएगी अकर्मक क्रिया। तो हमने कर्म के आधार पर क्रिया का विभाजन देख लिया। अब बात करते हैं सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना। सामान्यतः, सामान्यतः सकर्मक और अकर्मक क्रिया की
पहचान करना, पहचान करना। ठीक है, तो जब भी सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान करना है तो आपको कुछ प्रश्न पूछना है। आपको क्या लगाकर प्रश्न पूछना है और किससे लगाकर प्रश्न पूछना है और या किसको लगाकर प्रश्न पूछना है। ठीक है, इन 3 शब्दों को लगाकर प्रश्न पूछना है। अगर उत्तर मिले, अगर उत्तर मिले तो क्या है, सकर्मक है। और अगर उत्तर ना मिले, अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। अगर उत्तर ना मिले तो अकर्मक है। तो सकर्मक को जानने के लिए वाक्य में क्या करना है, क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करना है। चलिए देखते हैं उदाहरण। राम फल खाता है, ये हमारे पास एक वाक्य है ना। राम फल खाता है। अब इसमें हमको खाना जो क्रिया है ये पता करना है सकर्मक है या अकर्मक है। तो हमको क्या, किसे या किसको जोड़कर प्रश्न करना है। तो राम क्या खाता है, ये हमने प्रश्न किया तो हमको उत्तर मिलेगा फल। क्या मिलेगा उत्तर, फल। तो मतलब यहां कर्म है तो ये खाना क्रिया क्या हो जाएगी, सकर्मक। अगर हमें उत्तर नहीं मिलता तो ये क्रिया हो जाती अकर्मक। जैसे सीता रोती है। अब इसको प्रश्न पूछे सीता क्या रोती है, कोई आंसर नहीं मिलेगा। सीता क्या रोती है, सीता किसे रोती है, तब भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। सीता किसको रोती है, तब भी कोई आंसर नहीं मिलेगा। तो कोई उत्तर नहीं मिला तो ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। ये क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया। तो पहचान गए। 3 शब्द लगाकर आपको प्रश्न करने हैं, क्या, किससे और किसको। अगर उत्तर मिलता है तो सकर्मक क्रिया है और उत्तर नहीं मिलता है तो अकर्मक क्रिया है। लेकिन कुछ अपवाद हैं, इसके कुछ अपवाद हैं। कुछ क्रियाएं क्या है, दोनों रूपों में प्रयोग होती हैं। कुछ क्रियाएं सकर्मक तथा अकर्मक दोनों में प्रयुक्त होती हैं। जैसे वह पढ़ता है, ये क्या हो गई, अकर्मक, कोई कर्म नहीं है। और इसी को हम अगर लिखें, वह पुस्तक पढ़ता है, तो यहां क्या हो जाएगा, सकर्मक। तो ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जो दोनों में प्रयुक्त होती हैं। चलिए आगे, क्रिया के भेद हैं संरचना या प्रयोग के आधार पर। अभी हमने कर्म के आधार पर देखा था, अब क्रिया के भेद। इसमें संरचना या प्रयोग के आधार पर। संरचना या प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले इसका होता है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया। तो संयुक्त क्रिया क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर, 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर
एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। उसे क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया क्या है? जब दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं। संयुक्त तो मतलब दो या दो से मिलना, तो दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक पूर्ण क्रिया का बोध कराती हैं, उसे हम कहते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे बच्चा स्कूल से लौट आया, तो देखिए लौट आने की क्रिया दो क्रियाओं से मिलकर पूर्ण हो रही है, एक तो लौट और एक आया, तो इस दोनों को बोलेंगे संयुक्त क्रिया। लौट आया जो क्रियाएं हैं, ये दो क्रियाएं हैं, ये मिलकर एक पूर्ण क्रिया का बोध करा रही हैं। ये मिलकर क्या? लौट आने की एक पूर्ण क्रिया का बोध करा रही हैं, एक पूर्ण क्रिया का बोध करा रही हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संयुक्त क्रिया। इसको हम बोलते हैं संयुक्त क्रिया। जैसे राम रोने लगा, देखिए रोने लगा एक संयुक्त क्रिया, एक पूर्ण क्रिया का बोध हो रहा है, और ये बोध दो या दो से अधिक क्रियाएं मिलकर कर रही हैं, तो इनको हम बोलेंगे संयुक्त क्रिया। ठीक, अगला है आपका नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया क्या होता है? जो क्रियाएं संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, जो क्रियाएं किससे? संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, विशेषण से बनती हैं। ऐसी क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं, उनको हम बोलते हैं नाम धातु क्रियाएं। नाम धातु क्रियाएं। जैसे कोई संज्ञा है और उसकी क्रिया बनाते हैं, तो जो क्रियाएं बनते हैं उनको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। जैसे बात, बात क्या है? संज्ञा। बतियाना, ये बतियाना जो क्रिया बनी है, इसको बोलते हैं नाम धातु क्रिया। ठीक है। जैसे हाथ, हथियाना, बोला हथियार लिए, हथियाना। ठीक है, हथियार लिए बोल रहा है, किसी चीज को हथियार लिए। ऐसे ही आपको विशेषण से भी कुछ क्रियाएं बनती हैं, उनको नाम धातु क्रिया। विशेषण जैसे गर्म, जैसे गर्म तो हो जाएगा गर्माना, ये क्रिया हो गई विशेषण से। जैसे लालच तो ललचाना, ललचाना, ये आपकी नाम धातु क्रियाएं हुई। ये क्या है? नाम धातु क्रियाएं। ये किससे बनती हैं? ये किसी संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। ये किससे बनती हैं? ये किसी संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। किससे बनती हैं? संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। चलिए आगे, प्रेरणार्थक क्रिया, नाम से पता चल रहा। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा देती होंगी, नाम से पता चल रहा है ना। तो ये क्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी क्रियाएं जिनमें कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। प्रेरणार्थक क्रिया क्या है? ऐसी क्रियाएं
जो ये बोध कराती हूं कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, ध्यान से सुनना, कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी क्रियाएं जो ये बोध कराती हूं कि कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं कार्य ना करके क्या करता है, किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। ऐसी क्रियाएं होती हैं प्रेरणार्थक क्रियाएं, जैसे काटना से बनाए अगर हम प्रेरणार्थक तो हो जाएगा कटवाना। काटना से क्या हो जाएगा, कटवाना। करना से कराना। करना से प्रेरणार्थक करेंगे तो कराना। उदाहरण देखें अगर, जैसे प्रेरणार्थक समझ गया ना, ऐसी क्रियाएं जिनसे ये बोध हो कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा हो, वहां आपको बोलेंगे प्रेरणार्थक क्रियाएं। जैसे मालिक नौकर से कार साफ करवाता है, तो ये आपकी क्रिया क्या है, नौकर खुद काम नहीं कर रहा है कार साफ करने का, वो क्या कर रहा है, दूसरे से करवाता है। तो ये ऐसी क्रियाएं होती है प्रेरणार्थक क्रियाएं। आगे चलते हैं अगली क्रिया के पास, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है, दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है, जब कर्ता एक क्रिया को पूर्ण कर दूसरी क्रिया में प्रवेश करता है, तो जो पूर्ण हुई क्रिया है मतलब पहली क्रिया, जो पूर्ण हुई क्रिया है मतलब पहली क्रिया को क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया, मतलब पूर्व में पूर्ण हो गई है, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जो मतलब जिस क्रिया में प्रवेश किया उससे पहले जो क्रिया पूर्ण हो गई है उसको हम बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। जैसे पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो पूजा करने की क्रिया कब हुई, जब वो नहा लिया, तो नहाने की क्रिया वो पहले पूर्ण कर चुका है, तो ये क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया। यही तो हमारा परिभाषा क्या रही, परिभाषा क्या कह रही है, कर्ता कोई एक क्रिया कर चुका हो उसके बाद दूसरी क्रिया में प्रवेश कर रहा हो, तो जो पूर्ण की हुई क्रिया है उसको बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया। इसका एग्जाम्पल हमने बोला, पुजारी ने नहाकर पूजा की, तो नहाने की क्रिया पहले संपन्न हो गई तो उसे बोलेंगे पूर्वकालिक क्रिया, उसके बाद उसने पूजा की, तो ये होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। और उदाहरण अगर इसका देखें तो, राम ने घर जाकर खाना खाया, तो देखिए घर जाने की क्रिया पहले पूर्ण हो गई,
खाना फिर उसने खाया, तो ये कहलाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अगला पढ़ते हैं द्विकर्मक क्रिया। क्या है? द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक नाम से पता चलता है यहाँ क्या होंगे? दो कर्म होंगे। नाम से इतना पता चल रहा है कि ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं, ऐसी क्रिया जिसमें दो कर्म होते हैं उसके बोलते हैं द्विकर्मक क्रिया। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। तो देखिए यहां पर दो कर्म है। क्या पढ़ाया? उत्तर आए हिंदी। किसको पढ़ाई? छात्रों को। ठीक, तो इसको बोलेंगे द्विकर्मक क्रिया। ठीक, तो इसमें दो कर्म है, एक क्या है? छात्रों, दूसरा क्या है? हिंदी। दूसरा, श्याम ने राम को पुस्तक दी। तो यहां भी देखिए आपके दो कर्म, एक पुस्तक और एक राम, तो ये हो जाएगी द्विकर्मक क्रिया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। और जनरली जहां दो कर्म होते हैं तो सबसे पहले कर्म कौन सा लिखा जाता है? जो सजीव होता है। सजीव कर्म को पहले लिखा जाता है और निर्जीव कर्म को बाद में लिखा जाता है वाक्य में। जैसे देखिए अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, तो छात्र सजीव में तो पहले लिखा गया। ऐसे नहीं लिखेंगे अध्यापक ने हिंदी छात्रों को पढ़ाई, यह अशुद्ध हो जाएगा। अध्यापक ने हिंदी छात्रों को पढ़ाई, यह अशुद्ध हो जाएगा। तो श्याम ने राम को पुस्तक दी, तो देखिए सजीव है तो ये पहले लिखेंगे, निर्जीव कर्म बाद में लिखेंगे। उसके बाद है मूल क्रिया। मूल क्रिया, द्विकर्मक क्रिया के बाद मूल क्रिया। मूल क्रिया क्या है? जो केवल एक ही धातु से मिलकर बनी हो, एक ही धातु रूप से मिलकर बनी हो, एक ही धातु से बनी हो, उसे बोलते हैं मूल क्रिया। मूल क्रिया मैंने पहले बताया था कि क्रिया का मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु। तो मूल क्रिया क्या होगी? जो एक ही धातु से मिलकर बनी हो। जैसे चलना, चल मूल धातु है, ना जोड़ दिया। पढ़ना, पढ़ मूल धातु है, ना जोड़ दिया। ठीक है, तो ये सब कहलाती है मूल क्रियाएं। उसके बाद है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाली क्रियाएं को क्या बोलते हैं? सहायक क्रिया। मूल क्रिया के साथ प्रयोग किए जाने वाली, मूल क्रिया के साथ प्रयोग की जाने वाली क्रियाओं को जाने वाली क्रियाओं को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे वह फिसल गया, जैसे वह फिसल गया। तो देखिए मूल क्रिया क्या है? फिसलना, फिसल गया। और गया क्या है? सहायक क्रिया। तो ये आपकी है सहायक क्रिया। और ये है मूल क्रिया। और इन दोनों को मिला दें अगर तो हो जाएगी संयुक्त क्रिया, जो हम पहले पढ़े हैं। संयुक्त क्रिया।
संयुक्त क्रिया किस किस से मिलकर बनी है? जनरली मूल क्रिया और सहायक क्रिया से। क्लियर है? तो ये था आपका रचना या संरचना या प्रयोग के आधार पर क्रियाओं का भेद। अब आगे चलते हैं क्रियाओं के रूपांतरण। क्रियाओं के रूपांतर, क्रियाओं के रूपांतर मतलब अलग अलग रूप में कैसे क्रिया प्रयोग की जाती है। तो क्रिया एक विकारी शब्द है। क्रिया क्या है? एक विकारी शब्द है। विकार मतलब, विकारी मतलब जिसमें विकार लाया जा सके, जिसको बदला जा सके। विकारी शब्द का मतलब जो किसी के अनुसार बदल सके। तो हमने पहले ही पढ़ा था क्रिया क्या है? लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर बदलती है। तो ये विकारी शब्द होते हैं जो जिनमें परिवर्तन हो सके, तो उनको बोलते हैं विकारी। तो संज्ञा क्या है? वो क्रिया क्या है? क्रिया का परिवर्तन होता है, इसलिए एक विकारी शब्द है। लिंग, वचन और पुरुष के आधार पर क्या होता है? इसका रूपांतर होता है, तो इसलिए क्या है? एक विकारी शब्द कहते हैं इसको। तो इसके रूप में परिवर्तन होता है। विकारी मतलब जिसके रूप में परिवर्तन हो सके। तो इस परिवर्तन के 5 आधार हैं। जो क्रिया में परिवर्तन होगा उसके 5 आधार हैं। सबसे पहला वाच्य, फिर है आपका अर्थ या भाव, तीसरा है आपका काल के आधार पर, टेंस बोलते हैं इंग्लिश में जैसे, चौथा अव्यय, और 5वां है आपका निपात। इनके अनुसार क्रिया में रूपांतरण होता है। ये आधार है। तो सबसे पहले बात करते हैं वाच्य की। वाच्य मतलब समझ रहे हैं? वॉइस बोलते हैं। जैसे इंग्लिश में हम बोलते हैं ना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, उसी में हिंदी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वाच्य। तो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव की प्रधानता हो, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य में क्या होता है? जिस रूप में यह पता चले कि इस वाक्य में या तो कर्ता की प्रधानता होगी, या कर्म की, या भाव की, ये पता चले, इनमें से किसकी प्रधानता ये पता चले, तो उसको बोलते हैं वाच्य। वाच्य क्या बताता है? वाच्य वाच्य क्या है? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि किसी वाक्य में कर्ता, कर्म या भाव एक ही प्रधान है। इन तीनों में से एक ही प्रधानता है, या एक की ही प्रधानता है, एक की ही प्रधानता है, उसे क्या बोलते हैं? वाच्य। उसे क्या बोलते हैं? वाच्य। वाच्य क्या है? क्रिया का वह रूप है जिसमें वाक्य में ये पता चले कि कर्म की प्रधानता है, या कर्ता की प्रधानता है, या भाव की प्रधानता है, उसे हम कहते हैं वाच्य। तो इंग्लिश में जैसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, ऐसे इसमें होते हैं कर्मवाच्य और कृतवाच्य। आपका कृतवाच्य, कर्तवाच्य। तो इसमें क्या होता है? इस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है। तो इसका अगर परिभाषा की बात करें तो क्रिया का वह रूप जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे हम बोलते हैं कर्तवाच्य।
ठीक है। तो जब कर्ता की प्रधानता होगी तो क्रिया कर्ता के अनुसार आएगी, कर्ता के अनुसार, मतलब क्रिया के जो लिंग और वचन होंगे वो इसके अनुसार आएंगे, कर्ता के अनुसार। भाई जिसकी प्रधानता है उसी के अनुसार आएंगे। जैसे राम पत्र, अब लिखना क्रिया आनी है तो लिखना किसके अनुसार आएगी, राम की। तो राम क्या है, पुल्लिंग और एक वचन, तो यहां भी क्या आएगा, क्रिया पुल्लिंग और एक वचन। तो लिखना का पुल्लिंग और एक वचन क्या होगा, लिखता, राम पत्र लिखता है। समझ गए। तो राम पत्र लिखता है इस तरीके से। जैसे लड़के साइकिल चलाते हैं, अब देखिए लड़के क्या है, पुल्लिंग बहुवचन, तो यहां पर भी आपकी क्रिया चलाना का रूप आया है चलाते, तो चलाते क्या है, पुल्लिंग और बहुवचन। तो ये किसके अनुसार आया, कर्ता के अनुसार। तो हमेशा कर्तृवाच्य में कर्ता के अनुसार ही आएगा। और कर्तृवाच्य क्या है, क्रिया का वह रूप जिसमें कर्ता की प्रधानता का बोध हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। अब अगला चलते हैं कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या है, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले, जिससे यह पता चले, यह पता चले क्रिया का वह रूप जिससे यह पता चले कि वाक्य में कर्म की प्रधानता है। उसे क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य। जैसे उदाहरण अगर इसके देखें, यह पत्र राम के द्वारा लिखा गया है। तो यहां देखिए प्रधानता किसकी, यह पत्र की। तो जो क्रिया आएगी वो यह पत्र के अनुसार आएगी, मतलब कर्म के अनुसार आएगी। तो पत्र क्या है आपका, पुल्लिंग एक वचन, तो क्रिया भी आपकी पुल्लिंग एक वचन आई है। यहां ये होता तब भी यही आता, यह पत्र सीता के द्वारा लिखा गया है, क्योंकि कर्मवाच्य, इसमें कर्म की प्रधानता, यह पत्र के अनुसार ही देखिए फिर से क्रिया आई है। सीता के अनुसार लिखी स्त्रीलिंग क्रिया नहीं आई है, तो ऐसे को बोलते हैं कर्मवाच्य। इसमें कर्म के अनुसार ही क्रिया के रूप आते हैं। अगला है आपका भाववाच्य। भाववाच्य मतलब इसमें भाव की प्रधानता होगी। क्या होगी, भाव की, क्रिया का वह रूप जो सब वाक्य में बताए कि भाव की प्रधानता है। भाव की प्रधानता होगी, उसको बोलते हैं भाववाच्य। तो इसमें क्रिया का सीधा सीधा संबंध किससे होता है, भाव से होता है। क्रिया का सीधा सीधा संबंध भाव से होता है, तो भाव के अनुसार ही क्रिया के रूप आएंगे।
क्रिया के रूप किसके अनुसार आएंगे? भाव के अनुसार, उसको बोलते हैं भाववाच्य। जैसे गाया नहीं जा रहा है, तो ये आपका भाववाच्य है। बैठा नहीं जा रहा, क्लियर है। अब अगला है आपका रूपांतरण में अर्थ या व भाव। पहला था वाच्य, अब अर्थ या भाव। जिस क्रिया में जिस वाक्य में क्रिया से वक्ता के भाव का बोध होता है, क्या होता है? वक्ता के भाव का बोध होता है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में वक्ता के भाव का बोध होता है, उसे बोलते हैं अर्थ या भाव। इसके तीन भेद होते हैं। एक निश्चयार्थक, क्या होता है आपका? निश्चयार्थ। दूसरा है आपका अज्ञार्थ, और तीसरा है आपका संभावनार्थ। इसके तीन भेद होते हैं, एक निश्चयार्थ, एक अज्ञार्थ, एक संभावनार्थ। निश्चयार्थ क्या होता है? निश्चित सूचना प्राप्त हो। इसमें क्या है? क्रिया के जिस रूप से निश्चित सूचना या निश्चित भाव प्राप्त हो, निश्चित सूचना या निश्चित भाव प्राप्त हो, उसको हम बोलते हैं निश्चयार्थ। आज्ञार्थ में क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से आज्ञा, उपेक्षा या प्रार्थना का बोध हो, वहां होता है अज्ञात। संभावनार्थ, जहां संभावना का बोध हो, जिस रूप से अनुभव, इच्छा, कर्तव्य, इनका बोध हो, आशीर्वाद, ना साथ दे देना, इन सब का बोध हो, वहां संभावनार्थ बोलते हैं। क्योंकि इनकी संभावना ही होती है। जैसे आप जुग जुग जियो, तो उसका कोई निश्चित नहीं है, संभावना है कि हाँ आप जुग जुग जियोगे, तो इसलिए इसको संभावनार्थ में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो एक एक करके इनके उदाहरण देखते हैं। से लड़का पढ़ता है, तो एक निश्चित भाव प्राप्त हो रहा है कि लड़का पढ़ता है। राधा नाचती है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयार्थ उदाहरण। आज्ञार्थ में क्या है? रमेश पुस्तक पढ़ो, रमेश को आज्ञा दे रहे हैं, रमेश पुस्तक पढ़ो, तो रमेश को हम यहाँ आज्ञा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा आज्ञार्थ। और संभावनार्थ क्या है? संभावनार्थ, शायद यह मुकुल का भाई है, तो ये संभावना है। यहाँ पर शायद शब्द लग गया तो ये संभावनार्थ हो गया। या आशीर्वाद बोलते हैं ना, जुग जुग जियो, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है, एक संभावना है, एक आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जियो, तो ये संभावनार्थ होता है।
समझ गए। अगला तीसरा था काल। काल के अनुसार भी क्रिया का प्रयोग करता है। तो काल क्या होता है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे कार्य करने या होने, कार्य करने या होने के समय का बोध होता हो। क्या होता हो? कि होने के समय का बोध, उसे हम बोलते हैं काल। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो कार्य के अनुसार भी होता। बच्चे तो प्रेजेंट में खेल रहे हैं, है ना। बच्चे खेल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, मतलब खेलने का कार्य पूर्ण हो चुका है, ये पास्ट हो गया, है ना। हम काल पढ़ेंगे अलग से, ये पास्ट हो गया। तो देखिए यहाँ प्रेजेंट है, तो क्रिया ही इसके लिए बता रही। बच्चे खेल तो सब में कॉमन है। देखिए क्रिया के रूप से ही हमें पता चल रहा है कि अभी ये कार्य चल रहा है प्रेजेंट में, ये कार्य हो चुका है भूत में। या बच्चे खेलेंगे, ठीक है, भविष्य की बात हो रही है, तो इसमें क्रिया के होने या करने के समय का बोध होता है। उसके प्रकार से क्रिया का रूप बदलता है, उसे हम कहते हैं काल। क्लियर? चलिए आगे। उसके बाद है आपका अव्यय। अव्यय वो शब्द होते हैं, इनको अविकारी बोलते हैं, मतलब इनके रूपों में परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इनके शब्द रूपों में लिंग, वचन, कारक आदि किसी भी चीज से परिवर्तन नहीं होता। इसको अविकारी भी कहते हैं। जैसे तब, अब, अभी, है ना, इधर, उधर, इन सबको लिंग, वचन, इन सब से मतलब नहीं है। वहां, कहां, कब, क्यों, ये सब जो है अव्यय हैं और अविकारी हैं। नंबर 5 निपात। निपात क्या होते हैं? जैसे हाँ, किसी को रिस्पॉन्स करना है, जी, जी नहीं, ये सब कहलाते हैं निपात। इनका प्रयोग जनरली अव्ययों के लिए होता है। इनका प्रयोग किस लिए होता है? जनरली, सामान्यतः अव्ययों के लिए होता है। तो ये था हमारा क्रिया का पूरा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लें, नोट्स बनाएं, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।